हेलो लर्नर्स, ये क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 1 की थर्ड वीडियो है। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो पहले उनको जाके देखो ताकि ये आपको आसानी से समझ आ चुके। तो इसमें हम तीसरा पॉइंट जो फ्रांस एबोलिश हिज मोनार्की एंड बिकम ए रिपब्लिक को डिस्कस करेंगे। बाकी मैंने पहला अच्छी तरीके से पहली और दूसरी वीडियो में इससे पहले जो भी हुआ था वो सब समझा दिया है। फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद नेशनल असेंबली ने ओवरटेक करा, अब उसके बाद चीज़ें कैसी चल रही थी वो हम आगे वाली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। द सिचुएशन इन फ्रांस कंटिन्यू टू बी ए टेंस ड्यूरिंग दी फॉलोअर ईयर। मतलब फ्रांस में जो सिचुएशन थी वो अब भी थोड़ी गड़बड़ी चल रही थी, टेंस चल रही थी। लुइस 16 ने एक लेटर साइन तो कर दिया था नेशनल असेंबली के साथ नेगोशिएशन करके कि अब मोनार्की जो रहेगी वो पूरी उसकी नहीं रहेगी, वो जो भी उसके ऊपर कंट्रोल रहेगा नेशनल असेंबली का रहेगा। लेकिन उसको कहीं ना कहीं इस बात का दुख है कि वो अब एकदम 100% मोनार्क नहीं रहा। तो उसने क्या करा, अपने जो पड़ोसी राजा थे, पड़ोसी जो देश थे, प्रशिया एक देश था, ऑस्ट्रिया फ्रांस के पड़ोसी देश थे। ऑस्ट्रेलिया की जो प्रिंसेस थी, लुइस 16 की जो वाइफ थी, वो ऑस्ट्रिया के राजा की ही लड़की थी, तो उनसे उसके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात थे। उसके बाद जो प्रशिया का राजा था उससे भी काफ़ी अच्छे थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया के राजा थे और प्रशिया के राजा थे उनको भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि कहीं हमारे जो यहाँ की जनता है ये फ्रांस से इंडिपेंडेंस होने की बात सीख के ये भी हमारे खिलाफ बगावत ना कर दे। तो उन तीनों राजा ने, उधर जो फ्रांस का राजा था लुइस 16, उसकी तो खैर गद्दी चली ही गई थी, तो वो दूसरे राजा से ये कह रहा था कि मिल के नेशनल असेंबली पे हमला करते हैं, फिर मुझे मेरा जो अपनी राजगद्दी की वो पावर वापस मिल जाएंगी, आपका जो ख़तरा है कि आपके लोग बगावत कर सकते हैं वो भी टल जाएगा। तो इन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग करी। सीक्रेट मीटिंग करके इन्होंने ये सोचा कि पड़ोसी राजा से जो सैनिक हैं, जो ऑस्ट्रिया और जो प्रशिया है, प्रशिया और ऑस्ट्रेलिया के जो ट्रूप्स हैं वो फ्रांस में भेजें और नेशनल असेंबली पे हमला करके हम वापस वो पावर गेन कर लें। लेकिन ये बात किसको पता चल गई? ये बात पता चल गई नेशनल असेंबली को। इनकी जो सीक्रेट बात थी ये बात नेशनल असेंबली को पता चल गई। उन्होंने वोट करा। वोट मतलब उन्होंने आपस में वोट करा कि हमें वार करनी चाहिए, लड़ाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने वोट में ये पाया कि उनको प्रशिया और ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट लड़ाई छेड़ देनी चाहिए। तो हज़ारों की तादाद में जो नेशनल असेंबली के समर्थक थे, जो फॉलोवर्स थे, नॉर्मल ही लोग थे, वो कॉमन पीपल थे, वो कोई मिलिट्री के ट्रूप्स नहीं थे। लेकिन फिर भी नेशनल असेंबली नई नई बनी थी, उनके पास इतनी ज़्यादा मिलिट्री वगैरह नहीं थी, तो नॉर्मल जो वॉलंटियर्स थे उनको ही गन देनी पड़ी, उनसे ही कहना पड़ा भाई लड़ो। हज़ारों की तादाद में जो वॉलंटियर्स थे वो चले गए लड़ने, वो उन्होंने ज्वाइन करी आर्मी। उसके बाद वो ऑस्ट्रिया और प्रशिया के ख़िलाफ़ लड़ने चले गए। दे सो दिस एज ए वॉर ऑफ द पीपल अगेंस्ट। उन्होंने इस वॉर को इस तरीके से देखा कि ये हमारी लड़ाई जो हो रही है ना, पूरे यूरोप के जो मोनार्की सिस्टम है, एरिस्टोक्रेसीज़ हैं, यहाँ पे जो तानाशाही चल रही है पूरे यूरोप में, हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं। तो वहाँ पे एक काफ़ी फेमस नाम आता है, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे एक काफ़ी फेमस जो फ्रांस का जो नेशनल एंथम है, मर्सेल्स, इनको एक पोइट थे रोगेट डी ले इसले। इन्होंने उस वक्त पे जो ट्रूप्स, जो वहाँ के वॉलंटियर लड़ने गए थे ऑस्ट्रिया प्रशिया से, उनको मोटिवेशन देने के लिए एक तरीके के वहाँ पे नेशनल सॉन्ग बनाया जिसका नाम था मर्सेल्स। तो उन ट्रूप्स ने लड़ाई करते वक्त या फिर लड़ाई करते वक्त वहाँ से आते हुए पहली बार उन्होंने इस वाले मर्सेल्स सॉन्ग को गाया था। उसके बाद इसी सॉन्ग को डिक्लेयर कर दिया गया फ्रांस का नेशनल एंथम। The revolution was brought losses and economic difficulties to the people. While the men were away fighting at the front, women are left to cope with the task of earning a living and looking after the families. तो जो आदमी थे वो तो लड़ाई करने चले गए थे वॉर जोन में, लेकिन जो खेती का काम था, घर की जो देखभाल का काम था, वो घर पे जितनी भी औरतें थी वो और बच्चे मिलके वो सब संभाल लेते। लेकिन आदमी जो थे वो सब वॉर जोन में जा चुके थे। अब जो 1791 में जो कॉन्स्टिट्यूशन नेशनल असेंबली ने बनाया था, उसने क्या करा था, हर किसी को राइट नहीं दिया था। जैसे मैंने लास्ट की वीडियो में बताया था कि जो 3 डेज़ लेबर, अपना 3 दिन की कमाई टैक्स के तौर पे दे रहे थे, सिर्फ वही एक्टिव सिटीज़न थे, वही वोट दे सकते थे। लेकिन जो नहीं दे रहे थे वो पैसिव सिटीज़न थे, वो वोट नहीं दे सकते थे।
तो थोड़े जो गरीब तबके के लोग थे, जैसे कि जो मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, मोची वगैरह, ये लोगों को जो था ना, इन्होंने अपनी एक राइट मांगा कि हम अपना अलग अलग एक क्लब बना सकते हैं। मतलब तो उन्हें एक राइट मिल गया क्लब बनाने का। क्लब मतलब वो अपना एक तरीके से छोटे छोटे अपनी एक कमेटी टाइप की बना सकते हैं, जिसमें वो डिस्कस कर सकते हैं कि हमारे लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे लिए सब ठीक हो रहा है या हमारे लिए क्या चीज़ बेहतर है। जो वो क्लब्स डिसाइड करते थे वो उस चीज़ को लेटर के थ्रू या फिर किसी के भी रिप्रेजेंटेशन के थ्रू वो उस चीज़ को नेशनल असेंबली के सामने रख देते थे, तो वो बात मानी भी जाती थी। तो ऐसे अलग अलग क्लब्स बनाने के उनके अलग अलग राइट थे उनके पास। तो वहाँ पे एक काफ़ी ज़्यादा फेमस क्लब सामने आया जिसका नाम था जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन क्लब जो था वो एक सबसे ज़्यादा फेमस क्लब था उस टाइम का, जिसका नाम रखा गया था, उस ज़माने की एक चर्च थी सेंट जैकोब, पेरिस में ये चर्च थी, उसके नाम पे जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया था। औरतों को भी राइट था क्लब बनाने का, औरतों के क्लब भी थे, लेकिन ये इन क्लब्स के बारे में ज़्यादा हम आगे बात करेंगे। अभी फ़िलहाल हम जैकोबिन क्लब के बारे में बात करते हैं। तो जैकोबिन क्लब्स के जो मेंबर थे वो काफ़ी ज़्यादा जो छोटी सोसाइटी, मतलब काफ़ी ज़्यादा लो क्लास के लोग थे, जिसमें शॉपकीपर्स आते थे, आर्टिसंस, फार्मर, शू मेकर्स, पेस्ट्री कुक्स, बेकर्स, वॉच मेकर और प्रिंटर्स और थोड़े बहुत नौकर चाकर और जो दाढ़ी के मजदूर हुआ करते थे। लेकिन इनका एक काफ़ी फेमस नाम है, ये याद रखना। जो इनका लीडर था वो था मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर। ये जैकोबिन क्लब का लीडर था। फिलहाल अभी तो ये लीडर था, लेकिन जब जैकोबिन क्लब पावर में आएगा तो ये इंसान बहुत ख़तरनाक साबित होगा, वो हम आगे बात करते हैं। A large group among the Jacobins decided to start wearing long strip trousers। ये जैकोबिन्स जो थे ये एक लंबी स्ट्रिप वाली ट्राउज़र्स पहनते थे, जैसे अपना डायग्राम में दिख भी रहा है। ऐसे ही लड़की औरतें भी पहनती थी इस तरीके के ट्राउज़र्स जो थे ना, पहले डॉक पे, मतलब जहाँ पे पानी के जहाज वगैरह के जो वर्कर्स होते वो पहनते थे, लेकिन जैकोबिन क्लब वालों ने भी इन्हीं ट्राउज़र्स को, इसी टाइप के ट्राउज़र्स को पहनना शुरू करा। It was to set themselves apart from the fashionable societies, especially nobles who wear knee breeches। ये क्या था ना, जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे। जैसे आपने कभी अंग्रेज़ों को देखा होगा कि उनके पैर घुटनों के नीचे जो होता है ना, एकदम से ट्राउज़र बड़ा पतला सा हो जाता है, उसको नी ब्रीचेस बोलते हैं। तो वो उस चीज़ से अलग दिखने के लिए इन्होंने इस तरीके की ट्राउज़र पहननी शुरू करी। Was a way of proclaiming the end of the power wielding by the viewers of knee breeches। These Jacobins came to be known as the Saint Glutons। मतलब इन जैकोबिन्स को जो एक टाइटल दिया गया था सेंस ग्लूटोस, ये इसका मतलब ये था कि जो नी ब्रीचेस नहीं पहनते। हालांकि ये तो कोई इतना बहुत इंपॉर्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन फिर भी याद रखना है। जैकोबिन ने रेड कलर के कैप भी पहनने शुरू करे, जो उनकी आज़ादी का सिंबल था, लेकिन औरतें फिर भी उस रेड कैप को पहनने के लिए अलाउ नहीं थी। In the summer of 1971, the Jacobin planned an insurrection of a large number of Parisians who were angered by the short supply of high food prices of food। On the morning of August 10, they stormed the palace of Tuileries, massacred the king guards and held the kings। अब 1792 में, 1791 में आपको याद है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बना था, लेकिन 1792 की बात हो रही है कि जैकोबिन्स जो थे ना वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि प्राइस जो था वो नेशनल असेंबली के कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया था। तो उन्होंने क्या करा, गुस्से में काफ़ी लोगों ने इकट्ठा हुए और एक पैलेस था, पैलेस ऑफ टोरेलीज, वहाँ पे गए, वहाँ के राजा के जो गार्ड्स थे उनको मारा, और किंग जो था वो एक तरीके से वहाँ पे बंद हो गया था उनके डर से। Later, the assembly voted to imprison the royal family। Elections were held। Now all the men of 21 years, regardless of wealth, have the right to vote। तो जैकोबिन क्लब ने क्या करा था, 1792 में जितने भी पेरिसियंस थे, जो पेरिस के लोग थे, जो राजा से गुस्सा थे, गुस्सा क्यों थे, शॉर्ट सप्लाई, मतलब उन्हें खाने के लिए जो सप्लाई थी वो काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गई थी, जिसकी जो प्राइस थी वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो गई थी। तो 10 अगस्त की बात है 1792 की। तो उन्होंने एक पैलेस था जो राजा का, लुइस 16 का, टूरेलीज के नाम से, उसमें राजा के गार्ड्स को मारा। तो राजा उनसे डर के काफ़ी टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए बंद हो गया था उसमें पैलेस के अंदर। असेंबली ने फिर वोट करा कि हमें क्या करना चाहिए। तो वोट में उन्होंने ये पाया कि राजा की जितनी रॉयल फैमिली है उसको बंद कर दो, उसको कैदी बना दो। उसके बाद उन्होंने इलेक्शन करे, जिसमें 21 ईयर्स के जितने भी आदमी थे सब ने वोट दिया। उसमें अब टैक्स का सिस्टम नहीं था कि कोई एक्टिव सिटीज़न है, कोई पैसिव सिटीज़न है, उसमें उन्होंने हर किसी को राइट दिया वोट देने के लिए।
कोई वेल्थ वाला कोई मैटर नहीं था कि जिसके पास जितना पैसा उसको उतना राइट, ऐसा नहीं था। द इलेक्ट जो न्यू इलेक्टेड असेंबली थी उसको बोलते थे कन्वेंशन। हाँ देखो, अब जो मोनार्की थी उसको नेशनल असेंबली ने ओवरटेक करा, नेशनल असेंबली को कन्वेंशन ने ओवरटेक कर दिया। 21 सितंबर 1792 को इन्होंने कम्प्लीटली मोनार्की को ख़त्म कर दिया और फ्रांस को एक रिपब्लिक घोषित कर दिया। रिपब्लिक क्या होता है? रिपब्लिक वो होता है जहाँ पे पीपल अपनी गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट का जो हेड होता है, जो उनका प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रेसिडेंट जो भी कह लो, उनको खुद इलेक्ट करती है, उसको बोलते हैं हम रिपब्लिक, जिसमें कोई मोनार्की का कोई रोल नहीं रहता। ऐसी काफ़ी ज़्यादा कंट्री हैं जिसमें रिपब्लिक है, जैसे कि हमारा इंडिया भी है। लुइस 16 वो सेंटेंस टू डेथ ऑन बाय ए कोर्ट ऑन डिक्लेयर ऑफ द ट्रेजन। लुइस 16 को ये बोल दिया भैया इन्होंने अपने अपने ही लोगों के साथ, अपने ही नेशन के साथ गद्दारी करी है। 21 जनवरी 1793 को उनको क्या कर दिया? ही वॉज एक्सिक्यूटेड, उनको मार दिया पब्लिक के बीच में। द क्वीन मैरी एंटोनी जो थी उसको भी बाद में ख़त्म कर दिया गया। अब लेकिन जैकोबिन क्लब तो पावर में आ गया। अब उसने अपने पावर में आने के बाद उस पावर को किस तरीके से यूज़ करा, ये चीज़ अब हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। जैकोबिन क्लब का जो रोबेस्पियर था, जो लीडर था, वही कोई बहुत अच्छा इंसान नहीं था। जो रोबेस्पियर, मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर का टाइम जो था 1793 से 1794 तक का, सिर्फ 1 साल का टाइम था, लेकिन उस टाइम को बोला जाता है राइन ऑफ टेरर। उस टाइम को ही 1 साल को रेन ऑफ टेरर बोला जाता है, क्योंकि रोबेस्पियर की जो पॉलिसी थी वो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक थी, और उसकी इतनी ज़्यादा खतरनाक जो सज़ा देता था वो लोगों को, कि वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक था। तो जो उसके एनिमीज़ होते थे, या फिर जो नोबल्स वगैरह थे, जो पहले नेशनल असेंबली में जो थे, वो नोबल्स या फिर चर्च के जो लोग थे, या फिर कोई अलग दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, या फिर जो उनके ही पार्टी के लोग थे जो उसके अगेंस्ट में जाते थे, वो उनको इतनी खतरनाक सज़ा देता था कि उनको गुलेटिन कर देता। अब गुलेटिन क्या होता है वो मैं बताता हूँ थोड़ी सी देर बाद ही। पार्टी डिड नॉट एग्री विद ही वर अरेस्टेड, इम्प्रिजन, ट्राइड बाय द रिवोल्यूशनरी। उन पर बड़े बड़े केस चलाता था, उनको बड़ी बड़ी सज़ा देता था, और जो ज़्यादा ही उसके खिलाफ जाता था उसको उसको गुलेटिन कर देता। गुलेटिन क्या होता है कि एक डिवाइस थी जिसको डॉक्टर गुलेटिन ने बनाया था। इस डिवाइस में क्या होता है ना, कि इस तरीके से दो बड़े बड़े लकड़ी के लोग ऐसे लगा देते हैं, बीच में एक ऐसे तख्ता लगा देते हैं, इसमें किसी आदमी को ऐसे खड़ा करते हैं, और ऊपर से उसकी गर्दन यहाँ पे रख देते हैं। ऊपर से जो एक बहुत पैना सा ब्लेड लगा होता है, उसको एक ऊपर से एकदम हैंडल हटाते हैं, तो ये नीचे आता है। नीचे आते ही इसकी गर्दन अलग, ये आदमी का धड़ अलग, गर्दन अलग, इसको बोलते हैं गुलेटिन। इसको डॉक्टर गुलेटिन ने बनाई थी। इस मशीन में वो क्या करता था, उन लोगों को जो उसके खिलाफ जाते थे उनको उस मशीन में करके उन्हें मार देता था। रोबेस्पियर गवर्नमेंट इश्यूज लॉ प्लेसिंग ए मैक्सिमम सीलिंग ऑन वेजेस एंड प्राइस। इसने क्या करा, ये भी कर दिया कि ये इससे ज़्यादा कोई पैसा नहीं दे सकता लोगों को मजदूरी के, इससे ज़्यादा पैसा नहीं रख सकता। मीट जो था, मीट और ब्रेड को उसने राशन कर दिया था। मतलब अपने जो फ्री का जो राशन देते हैं ना, गवर्नमेंट देती है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको देना शुरू कर दिया था। पीजेंट्स को बोला कि भैया वो अपने जो जितने भी ग्रेन है जो वो अपने खेतों में बो रहे हैं, फार्मर वगैरह, उसको एक शहर में बेचें, और अपना एक फ़िक्स प्राइस पे, मतलब जो अपने मनमानी के प्राइस पे नहीं बेच सकते, जो गवर्नमेंट ने जो फ़िक्स प्राइस रख रखा है उससे ज़्यादा पैसे वो नहीं ले सकते। द यूज़ ऑफ मोर एक्सपेंसिव वाइट फ्लोर वॉज फॉरबिडन। जो बहुत ज़्यादा मालदार लोग खाते थे वाइट फ्लोर, जो काफ़ी महंगा आता था, मालदार लोग खाते, तो उसको उन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया, कि भैया ये नहीं खा सकता। अब हर कोई बराबर है, हर कोई खाने में भी बराबर रहेगा, कि इक्वलिटी ब्रेड, एक ब्रेड उन्होंने सबको फ्री में देना शुरू कर दिया, जिसको इक्वलिटी ब्रेड बोलने लगे थे, कि वो हर कोई यही खाएगा, कोई अपनी महंगी चीज़ नहीं खाएगा कोई। तो लोग बहुत खिलाफ हो गए, उल्टे सीधे उनकी टैक्टिक्स थी, उल्टी सीधी पॉलिसीज़ थी, जिससे लोगों ने उसको काफ़ी ज़्यादा परेशान होना शुरू हो गए। हालांकि वो इक्वलिटी कर रहा था, लेकिन इस तरीके की इक्वलिटी कर रहा था जिससे लोगों को परेशानी हो रही थी, कि ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये पहनना, वो नहीं पहनना, इस तरीके की चीज़ें वो कर रहा था। कोई किसी को मैम नहीं बोलेगा, कोई किसी को सर नहीं बोलेगा, सब बिल्कुल बराबर के सिटीज़न है, सब एकदम इक्वल हैं, इस तरीके की चीज़ें वो कर रहा था। जो चर्चेज़ थी, चर्च को उसने क्या करा, बंद करवा दिए, और उनको बैरक्स, ऑफिस वगैरह में अपने ऑफिस वगैरह बनवा दिए, जो उनके ऑफिशियल्स काम करते थे उसके अंडर में। उनकी जो पॉलिसी थी वो इतनी बेकार थी, उनको
लोगों ने क्या करा, वो मॉडरेशन चाहते, लोग उसमें बदलाव चाहते थे, लोग उससे भी इंडिपेंडेंस चाहते थे। लेकिन 1794 में क्या हुआ, कोर्ट ने अरेस्ट कर लिया। मैक्सिमियम रोबर्सपियर को कोर्ट ने 1794 में अरेस्ट करा और उनको भी गिल्टिन कर दिया। मतलब जैसा वो लोगों के साथ करते, वही है ना, जैसे कि तैसे वाली बात है, वो भी लोगों को गिल्टिन करते थे, तो उनके साथ भी वही हुआ, बिल्कुल सेम। अब इसके बाद क्या होता है कि ए फॉल ऑफ जैकोबिन गवर्नमेंट की जो फॉल है, मतलब वो तो गिर जाता है, तो उसके बाद जो मिडिल क्लास, जो थर्ड स्टेट पहले हुआ करता था, उसके जो मालदार लोग थे, उन्होंने अपने आप में पावर गेन कर ली। उन्होंने क्या सिस्टम बनाया कि ए न्यू कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इंट्रोड्यूस, नया उन्होंने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जो जिसमें उन्होंने वापस वही चीज़ रखी कि जिसके पास ज़मीन नहीं वो वोट नहीं देगा। उन्होंने एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जिसमें 5 लोग हुआ करते थे। सबसे पहला जो था डायरेक्टरी था, और उसके बाद 5 मेंबर्स में से 4 एग्जीक्यूटिव भी थे। उन्होंने इसलिए बनाया क्योंकि एक इंसान के हाथ में जो पावर होती है ना, तो वो थोड़ा उसमें तानाशाही वाली फीलिंग आ जाती है कि वो अपनी मर्ज़ी से करता था। ये चीज़ उन्होंने जैकोबिन क्लब से सीखी। जो मैक्सिमम रोबेस्पियर था ना, उसके बिल्कुल अपने इकलौते के हाथ में पावर थी, तो वो उसमें थोड़ी तानाशाही वाली फीलिंग आई थी, तो उसने लोगों को काफ़ी परेशान भी कर दिया था। तो ये चीज़ उन्होंने उस चीज़ से सीख के इन्होंने इस तरीके का काउंसिल बनाया जिसमें 5 लोग जो थे वो चीज़ों को देखेंगे। दिस वॉज मेड, हाउएवर द डायरेक्टर्स ऑफन क्लैशेस विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, जो डायरेक्टर से उनकी आपस में काफ़ी बार चीज़ें क्लैश हो जाती थी, उसकी वजह से उनमें आपस में काफ़ी बहस वगैरह हो जाती थी। इंस्टेबिलिटी थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा थी। तो उसके बाद एक मिलिट्री डिक्टेटर आया जो बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है नेपोलियन बोनापार्टे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नाम है। जब ये इंस्टेबिलिटी वहाँ पे हो रही थी तो किसने राइज़ करा, उसका नाम था नेपोलियन बोनापार्टे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट आदमी था। Through all these changes in the form of government, the ideas of freedom, equality before the law, and fraternity remained inspiring ideas that motivated political movements in France and raised rest of Europe during the following country. तो ये इस तरीके की चीज़ें जो फ्रांस में हो रही थी, तो उसकी वजह से जितना और यूरोप की जो और कंट्रीज़ थी उनमें भी इक्वलिटी और इन सब चीज़ों की जो भावना थी ना, उनमें भी जागृति, वो लोग भी इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाने लग गए थे, भैया हमें चाहिए आज़ादी। जैसा फ्रांस के लोगों ने लिए, हमें भी इस तरीके का रिवॉल्यूशन कर रहा है, और हुए भी थे। उसके बाद यूरोप के दूसरे देशों में इस तरीके के रिवॉल्यूशन देखे भी गए थे। फिलहाल आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आगे का जो लास्ट पार्ट है जो मैं कल अपलोड करूँगा। फ़िलहाल के लिए थैंक यू, अलविदा। और मेरे जो चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो, फॉलो करो, जो कर सकते हो करो। थैंक यू सो मच।